बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम मारूफ़ अफ़साना निगार हाजरा मसरूर साहिबा का एक अफ़साना पढ़ेंगे जिसका नाम है मुलम्मा। सबसे पहले हम उसके तदरीसी मक़ासिद पढ़ते हैं। जो पहला मकसद है वो हाजरा मसरूर की अफ़साना निगारी का तारुफ़ कराना है। हाजरा मसरूर की अफ़साना निगारी के हवाले से जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने ख़वातीन जो अफ़साना निगार हैं उनमें उनको एक नुमाया मुकाम हासिल है, और दूसरा ये है कि उन्होंने ख़वातीन के ही मसाइल जो सब कॉन्टिनेंट के हवाले से ख़ास तौर पर उनको अपने अफ़सानों में उजागर किया है। दूसरा है माशरे में ज़ाहिर व बातिन के दोगलेपन की निशानदही करना, कि लोगों के अंदर जो मुनाफ़क़त पाई जाती है उन्होंने अपने अफ़सानों में उसकी निशानदही की है। तीसरा है बाज़ लोगों को दिखावे की आदत होती है, उसके नफ्सियाती पस मंज़र की नकाब कुशाई करना। पस मंज़र मतलब बैकग्राउंड, यानी कुछ लोगों को शो ऑफ़ की आदत होती है, तो उसको भी बताना कि ऐसा लोग क्यों चाहते हैं, मुआशरे की वजह से, माहौल की वजह से, या उनकी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती। तलबा को अफ़साने की सिनफ़ से वाक़फ़ियत दिलाना। अफ़साना क्लास नाम में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि ऐसी मुख्तसर कहानी है जिस पर ज़िंदगी के जिसमें ज़िंदगी किसी एक पहलू पर जो है वो रोशनी डाली जाती है या बात की जाती है। और पाँचवें तलबा पर अच्छे अफ़साने की खूबियाँ उजागर करना। तो जब मुलम्मा पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि अच्छे अफ़साने की खूबियाँ क्या होती। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी, पलटी हुई निकाब, कुछ मुताज्जिब सी निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियाँ अभी तक बंद थीं। उसकी हैरान नज़रें बंद खिड़कियों से सर टकरा टकरा कर उकता गईं। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे इनको सफ़र करना ही न था। वो आहिस्ता से कुल्ली की तरफ मुड़ी। कुल्ली वो जो सामान उठाते हैं, जो इसका हल्का फुल्का अटैची केस और मुख्तसर सा बिस्तर सर पे रखे हुए था। कुल्ली, अब तक टिकट घर नहीं खुला। यो गाड़ी हमेशा लेट रहे थे, यानी ये गाड़ी हमेशा लेट रहती है। कुल्ली ने अपनी धुंधली सी तनहा आँख इसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी, और जैसे इसकी दूसरी फूटी हुई आँख का धंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। तो कहाँ बैठूँ मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नज़रें बखेर दी। यहीं बैठ जाओ। यहाँ? इसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान गरीब कुल्ली की नज़रों में कोई हकीकत नहीं रखता। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा, और वो खामोशी से नीम तारीख सी काली कलूटी सड़क की तरफ देखने लगी, जिस पर इक्का दुक्का चरख चूँ करते हुए यक्के की मैली चिमनी वाली बत्तियों से एक कसीफ सी रोशनी निकलकर सड़क पर रेंग रही थी। यक्का मतलब तांगे वगैरह जो होते। उसका ख्याल फ़ौरन ही मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। मैं क्या हूँ इस वक्त? देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख्याल लड़की, लेकिन हकीकत में एक मिटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की, बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन। रख देते हैं सामान इसी जगह, कुल्ली बोला, यानी हम सामान यहीं रख देते हैं। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूँगी, उसने किसी कदर गुस्से से कहा। फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर बूटों की चिरचिर की पैदा हुई और एक साया लरसता हुआ बढ़ने लगा। आखिर स्टेशन की तेज़ रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने इसी तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं हजरत। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। नौजवान टाई की गिरा कसता इस पर एक चुभती हुई नज़र डालता टिकट घर के पीछे निकल गया। लड़की के खुले हुए लब सुकड़ गए। होगा कोई अमीरज़ादा, भला वो 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा? फिर हम सामान रख के जायत हैं, यानी हम सामान रख के जाते हैं। कुल्ली लड़की की खामोशी से झुंझुला कर बोला। बको मत, मैं यहाँ हरगिज़ नहीं बैठूँगी, वो ऊंची आवाज़ में बोल उठी। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। कुल्ली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते? वो बोला। फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा? लड़की कुल्ली से ही मुखातिब थी। टिकट 2nd का चाहिए या इंटर का? नौजवान भी जैसे कुल्ली से पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई। कुल्ली चलो, वो बड़े रोब से कहने लगी। आगे आगे कुल्ली था और पीछे पीछे वो। इसकी आवाज़, उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल ज़मीन पर एक दिलचस्प शोर बखेर रही थी। मजूरी मेम साहब, यानी मजदूरी, लेबर। कुल्ली ने उसके चर्मी बटुए से मुतासिर होकर कहा। अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार मेज़ के सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पूंछ रही थी। काहे, मतलब क्यों? कुल्ली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम?
गाड़ी पर सामान भी रखवा देना और देखो जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कुल्ली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी, यानी बेकरारी से। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा कुलबुला रहा था। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। ये कमबख्त मर्द हर मौके पर आधमकते, कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। अब इसे क्या मालूम कि उसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस, रोल डाल अच्छे ज़माने की यादगार हैं। चरमी बटुआ एक सहेली का तोहफा है और ये बुरका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुरके वालियाँ देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का ख़त मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई इन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजियों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा न समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथ ही नहीं है। बस वो इतना सुनकर जाने को तैयार होगी। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़ कर रखे थे, 100 निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। बस यही इनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने इनसे पूछा कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देख कर डर के मारे उगल देगा। आखिर सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मज़े में तना सफ़र किया करती हैं। इस पर उन्होंने कहा भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुरमुट में सफ़र करना चाहिए। चूँकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही का सफ़र खर्च निकलना मुश्किल है, कुजा एक नन्हे मुहाफिज के साथ जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज होगी। गर्ज घंटों इनसे बहस की तब जाके कहीं अकील साहब के पहरे से नजात मिली। खांसी की खूं से वो चौंकी। कंबल की गठरी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले पर जैसा सफ़ेद बालों का चेहरा इसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फ्राक, तरशे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हेड से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक तनकीदी निगाह इस सूखी मुंडी बुढ़िया पर डाली और फिर दिल ही दिल में इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। काश इस पोखर के पानी की तरह साकत बुढ़िया की बजाय, पोखर मतलब तालाब, कोई समंदर किसी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती जो इसके रेशमी स्याह बुरके में दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती। कुल्ली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर इसके साथ होली। रास्ते में बराबर इधर उधर देखती जाती है कहीं वो नौजवान इसे 3rd क्लास का टिकट लेते ना देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में, लेकिन वो इसे कहीं नजर ना आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। चीखती चिंगारती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म के सीने में दर आई। जब लड़की कुल्ली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली तो इसकी पहली नज़र इसी नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए इसे गौर से देख रहा था। अब क्या हो, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो ज़राना डब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। औरतों की काऊ काऊ और जेवरात की झनकार या जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर। इस पर तुरफा मर्दों को इनकी हिदायतें। मुन्नी की अम्मा सामान न खोने पाए। एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौके पर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे खबरदार नकाब न खुलने पाए, यानी चेहरे का नकाब जो है वो उतरने न पाए। लड़की का कुल्ली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली इस भरे हुए डब्बे पर हमलावर हुई और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। इस टोली की एक औरत ने अपना चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुदरी से निकाला और लड़की को रास्ते में आयल देकर धक्का दे दिया। लड़की एक झकोला खाकर संभल गई झटका सा। इसका दिल बेसाख्ता चाहा कि वो इस औरत का झालरों से मुज़य्यन बुरका नोचकर भाग जाए या फिर इसे रेल के नीचे धक्का दे दे, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। अरे कुल्ली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुल्ली को लेकर किस तरह जुम से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। काश वो भी एक ऐसे ही बुरका उड़े होती तो कोई इस पर तंज से मुस्कुराने वाला ना होता। उसके दिल के किसी गोशे में यह आवाज़ फड़फड़ाने लगी। वो फिर कर बिला मकसदी दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। फर्स्ट सेकंड इंटर जनाना इंटर। वो दफातन थम गई। एक बार इबारत को फिर पढ़ा। ये दर्जा इसे मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। वो बिला सोचे समझे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कुल्ली बाहर ही मुताज्जिब सा खड़ा था, हैरान सा खड़ा था कि उसने टिकट तो 3rd क्लास का लिया और इंटर में क्यों दाखिल हो गई। ले आओ सामान। वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। कुल्ली सामान रख के इसे एक आंख से घूरने लगा जैसे वो इसकी तह तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भांप गई। उसने बटुआ खोला और एक चमकती 98 उसकी तरफ बढ़ा दी। 98 मतलब 50 पैसे।
कुल्ली का चेहरा, जो हक़ारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा। मजदूर को मजदूरी चाहिए, इसी किसी के मामला से क्या गर्ज। उसने अठन्नी को मलकर देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वाकई इस हल्के फुल्के असबाब की उठवाई 8 आने ही हो सकती है, 8 आने भी हो सकती है। सीटी की आवाज़ सुनकर कुल्ली उतर गया और फिर लड़की के अनाबी होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठोंसे खड़ा इसे मीठी मीठी नज़रों से ताक रहा है। गाड़ी को जुम्बिश हुई और वह दौड़ कर आगे चला गया। स्टेशन की दुकानें, खांचे वाले और कुल्ली इसकी नज़रों के सामने से भाग रहे थे। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरे ही रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही। आखिर घुप अंधेरे में उसकी नज़रें ठोकर खाने लगीं। अब वो इस डब्बे की तरफ मतवज्जो हुई। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लिहाफों में लिपटी हुई थीं और इनके इर्द गिर्द भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियाँ इस तरह फैली हुई थीं कि किसी के बैठने की जगह ही नहीं थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इस करीब एक दूसरा बच्चा, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का होगा, बैठा मिनमिना रहा था, यानी रो रहा था मुँह ही मुँह में। बिल्कुल सूखा, हाथ पाँव की खाल लटकी हुई, जैसे वो पैदाइश के फ़ौरन ही बराह रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया। डब्बे पर एक अजीब इज़्महलाल तारी था, यानी उदासी थी। लड़की बददिल होकर इसी सीट पर टिक गई, बैठ गई। एक छोटे स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से टकराने लगा, सर टकराने लगा, यानी वो परेशान हो गई। दिल धड़कने लगा कि कोई आ ना जाए। अगर कोई इस वक्त इसका टिकट देखे तो। इसे फुरेरियाँ आने लगी। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी, आखिर इस मुलम्मा से क्या फ़ायदा जो ज़रा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासिर होने की क्या वजह। आसमान पर सुबह की रोशनी रेंगती जा रही थी और तारे सहमे से कांप रहे थे। गाड़ी किसी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकालकर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब इसकी मंजिल मकसूद करीब थी। सोई हुई औरतें उठ बैठीं। वो आपस में जमाइयाँ ले लेकर किसी दूसरे सूबे की ज़ुबान में बातें कर रही थीं। इनमें से एक भी लड़की की तरफ मतवज्जो ना हुई, जैसे वो अपने काले चेहरों के सामने इसके काले बुरके की कोई हकीकत ही न समझती थी। लड़की ने अपना असबाब दरवाजे करीब घसीट लिया, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर इसे उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लुटका दिया। फिर अटैची केस लेकर उतर गई। छोटा सा स्टेशन, गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। ट्रेन ने सीटी दी और इस नौजवान पर एक अलविदाई नज़र डालने के लिए रुकी रही। उसका ख्याल था कि वो यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बहुत खुश थी, इसलिए कि इसने मुफलिसी को इस अमीर नौजवान से छुपा लिया था, मुफलिसी गुर्बत को। लेकिन वो ये देखकर सन्नाटे में आ गई कि वो नौजवान इससे ज़रा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदाई मुसाफिया कर रहा था, यानी हाथ मिला रहा था। लड़की घबराकर कुल्ली को पुकारने लगी। एक बुढ़ा आंखें मलता हुआ बड़ा इसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहाँ वो उतरी थी वहीं इसे भी उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट उसकी नज़र से छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा उसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही न था। वक्त टिकट इसके हाथ में एक मन का बोझ था। वो एक लम्हा तक तजब्जुब की हालत में खड़ी रही। आखिर से टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। वो मुज़महिल कदमों से बाहर निकली। इस वक्त उसकी हालत उस शख्स की थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक छींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर फिसलकर पानी में शराबूर हो जाए। इसे अब नौजवान की नज़र न आया। शायद वो इसकी निगाहों में अब कोई दर्जा न रखती थी। यह एहसास इसके सीने को भरमा रहा था। वो तांगे पर बैठकर रो दी। चच्चा के यहाँ इसका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया कि उसने बीमार चच्चा की आयादत के लिए तन्हा सफ़र किया था। लेकिन उन गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई देती थी, यानी उदास एक तरह से। उसने चाय की एक प्याली बड़े इसरार पर कड़वी दवा की तरह पी और कोठे पर धूप खाने चली गई। कोठे पर मतलब छत पर। इसके पीछे चच्चाजाद बहन भी आ गई। बाजी, ये बुरका तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। उसका बुरका भी नीचे से मारे शौके उठा लाई थी। लड़की ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो सूरज के रुख पर खड़ी होकर बुरके को कहर आलूद नज़र से देखने लगी। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुस्तरबाना टहलने लगी। इसे बुरके की तारीफ होते ही सफ़र के सारे वाक़यात रह रहकर याद आने लगे, जिन्हें वो अपने दिल से महव कर देना चाहती थी, भुला देना चाहती थी। उसकी बहन बुरका पहनकर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊंगी। वो हर अच्छे कपड़े को धोकर खुद भी वैसे ही बनवाने को कहा करती थी। शायद वो कभी ऐसा कर सकी हो। लड़की टहलते टहलते अपना ख्याल हटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। उसने देखा गोबर से लपे लुपते
आंगन में बांस की खुरी चारपाई पर कोई तहबत बांधे ऊंधा पड़ा धूप ले रहा था। तहबत मतलब चादर। चारपाई पर सिरहाने की तरफ बीड़ी का बंडल और दिया सलाई की डिब्बियाँ रखी थी। फूस के छप्पर में एक उधेड़ उम्र की औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थाप रही थी। उधेड़ उम्र यानी बड़ी उम्र की औरत। फूस मतलब घास वगैरह की। धूप खाने वाले ने करवट बदली और लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया हो। वही स्टेशन का मीरजादा। अचानक दोनों की नज़रें चार हुईं। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था। बिट्टो, इस मकान में कौन रहता है? लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया, जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसे। एक बेवा, और इससे एक लड़का भी है, शहर में पढ़ता है बाजी। बेचारी बड़ी सीधी औरत है, हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को घूर रही थी। उम्मीद है कि आप जो है वो इस लेसन को आप गौर से सुना होगा और आपको जो है अफसाने की हकीकत समझ में आ गई होगी कि जिस तरह से लड़की दिखावा कर रही थी, अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर अमीर बना रही थी, इसी तरह वो लड़का भी अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर अमीर बना रहा था। बुनियादी तौर पर दोनों ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन सिर्फ दिखावे की अमारत जो है, दिखावे की अमीरी जो है वो शो कर रहे थे।